फिर राजेश कालिया और कमिश्नर का पुतला क्यों फूका गया? दलित समुदाय की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने दबा दी। जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है जी। तो मुझे बताइए वो दलित समाज की आवाज को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? दलितों की आवाज भारतीय जनता पार्टी के समय में खामोश होती जा रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। मध्य प्रदेश में दलित महिला को नहीं मिली जमीन, घर के बाहर जलाया शव। ऐसे समय में कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित रह सकता है? हाथरस में क्या हुआ जी, किसकी सरकार में हुआ? तू चूड़ा है जी, नीचे बैठ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में चल रहा था। पूर्व मेयर साहब पूछ रहे मैंने दलित समाज के लिए क्या किया जी। वो इस प्रदर्शन में कहीं शामिल है, कहीं उनकी फोटो है, वो हमारे साथ इस संघर्ष में चले थे, तो आके मुझे जवाब दीजिए, बताइए आप कहाँ थे? जी बिल्कुल। श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को डंपिंग ग्राउंड को लेकर चिट्ठी लिखी, आज तक इसका कोई जवाब चिट्ठी का नहीं आया। लगातार डेट चेंज कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड की। आप पूर्व महापौर रह चुके हैं, आपकी सरकार है। आइए भाई साहब, मैं पूर्व महापौर जी को कहना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, वो सेक्टर 9 में फाइनेंस सेक्रेटरी के पास वो केस है जी। आप लगाइए गुहार, आपकी सरकार है, महापौर आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, मिनिस्ट्री आपकी है। सुबह के इंतजार में है दलित समाज की 68 लाख रुपए का जुर्माना कब खत्म होगा? ठीक है जी। सुर्खियां बन चुकी है अखबारों की, धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन कोई कान पे जो नहीं बन रहा जी। श्री राजेश जी कह रहे हैं कि पूर्व महापौर की धक्का मारा जी। बड़ी मजेदार बात है, अगर धक्का मारा जी तो इस धक्के की गूंज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में देखी। धक्का मुझे नहीं मारा, धक्का हमने उनके कैंडिडेट को मारा वार्ड नंबर 26 से। ठीक है, वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे धक्का मारा? नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। चंडीगढ़ के अंदर 68 लाख का मुद्दा इस तरह आग की तरह फैल रहा है वाल्मीकि समाज के अंदर, चाहे वो भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो। हर एक व्यक्ति इस मुद्दे के ऊपर अपने विचार सोशल मीडिया के द्वारा अपनी सोच और हर एक व्यक्ति तक समाज का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो इसके गुनहगार हो चाहे ना हो, चाहे किसी की टिप्पणी हो, चाहे किसी के ऊपर टिप्पणी की जाती हो, या अपने बचाव के लिए कोई सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह के बयान चलाता है। नरेंद्र चौधरी जी, समाज के लिए आज तक आपने क्या काम किए हैं कि नरेंद्र चौधरी जी जो आप बात कहते हैं, तथ्य के आधार पे बात कहते हैं, उसके प्रूफ पेश कीजिए। अजमेर जी, ये 11/10/2019 को जी एक शोभा यात्रा चंडीगढ़ से निकलनी थी। ठीक है जी। उसके जो पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, मैं बड़ा देख के हैरान हूँ जी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का प्रचार प्रसार उसमें किया गया है। ठीक है, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जी, भगवान वाल्मीकि जी की इसके ऊपर तस्वीर है जी, और जो उस दौरान मुख्य अतिथि आए थे जी, उनकी तस्वीरें हैं। ठीक है। वो मुख्य अतिथि जितने भी थे, मैं देख पा रहा हूँ कि सारे ही कांग्रेस पार्टी के लीडर साहिबान हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, 2019 में आप भारतीय जनता पार्टी में थे या कांग्रेस में थे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी। तो आज आप इसकी जो सफाई दे रहे हो, आप कांग्रेस की तरफ से दे रहे हो, शोभा यात्रा आयोजक कमेटी की तरफ से दे रहे हो, किसकी तरफ से? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी। मैं एक दलित समाज जी, सोशल वर्कर जी, एज ए इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और जो कहा गया है कांग्रेस का प्रचार प्रसार, जी, इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है। अगर उनके पास कुछ ऐसा है जी, कि कांग्रेस का प्रचार और उस समय प्रचार किया गया है, जी, उस तथ्य को मुझे दिखाएं। मेरे पास तथ्य है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कहीं भी अगर भगवान वाल्मीकि और अंबेडकर जी की तस्वीर को वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार नहीं, हम तो अपने
समाज का प्रचार प्रसार और अपने श्री भगवान वाल्मीकि जी का जन्म दिवस मनाने के लिए जी। और जन जन तक उनकी शिक्षा का आह्वान लोगों को करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा ठीक था, है, ठीक जिसको है। वो बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रचार प्रसार है। ठीक है। शोभा यात्रा पे कभी भी किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं होता, केवल वो भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रचार प्रसार घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसा हम करते हैं। ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि राजेश कालिया जी ने ये बोला है कि उसको खत्म कराने के लिए 68 लाख के नोटिस को खत्म कराने के लिए जो अभी हम पोस्ट देख रहे हैं, जो आपने अभी दिखाया है कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा है और भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और कुछ उस समय के जो गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, जो कि हर शोभा यात्रा में हर गणमान्य व्यक्ति को, हर सोशल वर्कर को बुलाया जाता है और परमात्मा का और बाबा साहब का चित्र देकर सम्मानित किया जाता है। तो इसके ऊपर टिप्पणी क्यों उठी? वो गलत है। हाँ, वो क्यों नहीं उठी और किसके द्वारा लगाई गई? सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये नोटिस शोभा यात्रा के समय का ही नहीं है, जी, यानी कि उनको मालूम ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, हाँ जी, जो समाज के लोग हैं जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, उनसे मिले भी, बातचीत भी की जी, कि ये कहीं ना कहीं ये माफ हो। ठीक है। देखो, मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, जी, जो पद पे बैठा है, जो जिसकी जिम्मेवारी है, वो कहते हैं कि मेरे समय में नहीं हुआ, ठीक है जी, मैंने नहीं लगाया। जी, ठीक है, मैं मानता हूं आपने नहीं लगाया, जी, लेकिन उस समय के महापौर आप थे। जी, जिम्मेवारी तय होती है जो उस समय सीट पे बैठा है कि उसके कार्यकाल के समय में होती है। ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। डड्डू माजरा कॉलोनी के बाहर डंपिंग ग्राउंड के पास एक डेड एनिमल प्लांट लगने जा रहा था, ठीक है जी, जिसको लेकर डड्डू माजरा की सभी महिलाओं, बच्चे, बुजुर्गों ने, हमने टोटल कॉलोनी के अंदर 70 बैठकें की, जी, लगातार कैंडल मार्च निकाला, सब कुछ निकाला। जब कहीं भी कुछ नहीं आवाज किसी के कानों में जा रही थी, वो हमारी कॉलोनी का बेटा है, जी, ठीक है, हमें मजबूरन महापौर का उस समय पुतला जलाना पड़ा। जी, इवन कि वो उस समय में भारतीय जनता पार्टी में था और वो मेरी ही पार्टी का महापौर था, मजबूरी में हमें जलाना पड़ा। लेकिन अगले दिन आके अधिकारियों से बातचीत करके आकर अगर वो अनाउंस कर सकते हैं कि मेरी अधिकारियों से बात होगी है, आप ये जो पुतले जला रहे हो, गली गली में प्रचार करके इसको बंद कर दो, मैं डेड एनिमल प्लांट ऊपर से मेरे को कहा गया कि आपको जाके संबोधित करो, वो प्लांट नहीं लगा। ठीक है। जब उस विषय में वो आकर बोल सकते हैं तो इस विषय में भी तो महापौर थे, ठीक है। उनके कार्यकाल में ये हुआ है। आपका ऐसा मानना है कि मौजूदा सरकार जवाबदेही है? हाँ, बिल्कुल है। ठीक है सर, बिल्कुल जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कहा, श्री राजेश कालिया जी ने कहा जी कि हम इसको खत्म करवाने के लिए के यादव जो कमिश्नर थे मौजूदा, हम उसके पास गए जी। और एक दिन का 600 रुपया जो उन्होंने बताया कि अमाउंट है, इसको जमा करा दो और इसको हम खत्म कर देंगे जी। उसके बाद उनका पुतला फूका गया जी। तो ये हुआ है सर? ऐसा है जी। कि अगर उसके बाद हाँ जी, एससी कमीशन में जाकर कमिश्नर साहब के ऊपर और राजेश कालिया जी के ऊपर एससी एक्ट लगवाया गया, एससी धारा लगवाई गई। किसके ऊपर लगवाई गई? कमिश्नर साहब और राजेश कालिया। नो 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 नो, किसने कहा? ये राजेश कालिया जी का कहना है। ये है मेरे पास कंप्लेंट। जी, बताइए मुझे आप। यहाँ आप कहीं भी दिखा दो एससी एक्ट लगाया गया, जी, कहीं भी नहीं है। तो ये आपने किसको कंप्लेंट दी थी? ऐसा है, एक शिकायत होती है, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी एससी समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है, ठीक है, जैसे ये शोभा यात्रा के ऊपर 68 लाख का जुर्माना लगाकर जी। समाज के ऊपर अत्याचार किया ठीक गया है। सिर्फ ये हमारी एक एससी एसटी कमीशन है, कोई भी शिकायत है हम उसको ये शिकायत दे सकते हैं कि वो सरकार हमारे ऊपर धक्का कर रही है, जी। बैनर पोस्टर के ऊपर 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इसको माफ करवाया जाए। जी, जिसको समझ नहीं है वो मुझसे बात करे, मैं उसको समझाने के लिए तैयार हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहीं तो भी फिर राजकुमार एससी एसटी के अगेंस्ट नहीं थी। फिर राजेश कालिया और कमिश्नर का पुतला क्यों फूका गया? किसका? राजेश कालिया और कमिश्नर का पुतला क्यों फूका गया? ये राजेश और कालिया जी उस समय मेयर थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो प्रेजेंट हाँ, सरकार से सवाल है। अधिकारी थे, जी, कमिश्नर साहब थे। जी,
वो सब लोग उनको, ये जो इन्होंने कहा कि ये लोग हमारे से मिलने आए थे, जबकि मैं किसी भी शोभा यात्रा में उस दौरान नहीं रहा हूं जी ठीक है। जी तो जब ये नहीं माफ हुआ, लोगों को सड़क पे निकलना पड़ा, प्रदर्शन करने पड़े, धरने करने पड़े, जी इसमें कौन थे ये करने वाले? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये जो इसमें नाम आपने शिकायत किसके खिलाफ दी है? ये जो मैं आपको शिकायत दिखा रहा हूं जी इसके अंदर लिटरली जितने भी लोग हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करने वाले। ओके सबसे पहले इसमें कुलदीप धलोट जी पूर्व में रह चुके हैं जी ठीक है, और सतवीर जी हैं जी, भारतीय सतवीर सिंह जनता जी। पार्टी से हैं। हाँ जी नरेंद्र चौधरी स्वयं में उसमें भारतीय जनता पार्टी में से, विजय विजय लोहरा जी भारतीय जनता पार्टी से, राजू कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी से, जोरा सिंह जी भारतीय जनता हाँ पार्टी। जी। ये आवाज भारतीय जनता पार्टी ने किसकी दबाई है? जो कंप्लेंट देने गए थे भारतीय जनता पार्टी के दलित समुदाय की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने दबा दी। ठीक ठीक। वो चाहते थे ये माफ हो, लेकिन उससे लेकर 2019 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलित समाज के लोगों की आवाज को दबा के रखा है जी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं राजेश काली, वो भी दलित है। जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है जी। तो मुझे बताइए वो दलित समाज की आवाज को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ठीक है, राष्ट्रीय गान का सर कैसे अभी जो एक चल रहा है? हाँ हाँ, मैं उसी के इशू में कहना चाह रहा था जी जी कि वो सरासर राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकते हैं, देश का अपमान कर सकते हैं, और तो फिर दलित समाज की ये कहाँ कर सकते हैं जी। क्या आप एक सोशल वर्कर हैं? मैं दलित रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ जी। रोटरी मिड टाउन का भी मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ जी। और लॉयंस क्लब का भी मैं मीडिया प्रभारी हूँ चंडीगढ़ और पंजाब मोहाली से जी। मैं प्रभारी हूँ। तो लोगों के निरंतर हम काम करते रहते हैं जी। आप खुद भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से शायद आप टिकट भी ले चुके हैं और इलेक्शन फाइट कर चुके हैं, तो इतना कुछ करने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अच्छा, इंडिपेंडेंट चुनाव आपने लड़ा है? चुनाव लड़ा, ठीक है। मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण रहा है कि लगातार जी दलित को की आवाज खामोशी लोग कर रहे हैं। जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी कि लगातार खबरें आ रही हैं सबको लेके, दलितों की आवाज भारतीय जनता पार्टी के समय में खामोश होती जा रही है। ठीक। और मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज का खत्म हो चुका है जी। भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी जी, उन्होंने कहा था कि 400 पार आने के बाद हम संविधान को बदल देंगे। हाँ। एक तरफ एक पार्टी संविधान को बचाने के लिए लड़ रही थी, एक तरफ एक पार्टी संविधान को खत्म करने के लिए लड़ रही थी। मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी अगर संविधान को बचा सकती है तो मैं राहुल जी की विचारधारा से सहमत होकर उनके साथ चला गया। ठीक है। अब ये देखिए ये संस्कार के बाद भी दलित ने झेला जातिवाद का। मृत गाय की खाल उतारो, दलितों की पिटाई 8 गिरफ्तार। ठीक है। और ये दलित आंदोलन को लेकर उग्र हुआ गुजरात हिंसक, पूरा गुजरात बंद रहा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये गुजरात में एक दलित ने जान दी, 4 अन्य बचाए गए। लोग सुसाइड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। एमपी मध्य प्रदेश में दलित महिला को नहीं मिली जमीन, घर के बाहर जलाया शव। ऐसे समय में कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित रह सकता है? रोहतक गैंगरेप मामले में 3 गिरफ्तार, लोकसभा में गूंजा रोहतक दुष्कर्म का मामला। असहनीय दलितों का दर्द भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज्य जहां जहां इनकी सरकार है, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 64 साल हो चुके हैं, रिजर्वेशन जो हमारे यूनिवर्सिटी है उसमें भी लागू नहीं हुई जी। और मैं आपको एक ताजा दिखाना चाहूंगा कि हाथरस में क्या हुआ जी, किसकी सरकार में हुआ। ये तो पूरे देश को पता है सर, पूरे देश ने देखा है, बहुत घिनौनी हरकत हुई है। दलित आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से अलग होता जा रहा है।
ठीक है, लगातार अलग होता जा रहा है। ये हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, जी भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? यही कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। जी और मेरा भी यही कारण था। मैं राहुल जी की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मैं उस दौरान कांग्रेस पार्टी आपने जो मैं ज्वाइन कर ली। ठीक है। देखिए सर, ये आपका राजनीतिक मामला है। किसी पार्टी में आना और किसी पार्टी से जाना, ये लोग आजाद हैं, क्योंकि भारत का संविधान सबको आजादी देता है। कोई किसी पार्टी में जा सकता है, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो हम इसके ऊपर आपकी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप आजाद हैं। सिर्फ बात क्या है कि 68 लाख का मुद्दा, दलितों के अधिकार की बात, दलित रक्षा दल और दलित रक्षा दल के अधिकारों की बात करने वाले दलित रक्षा दल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र चौधरी जी का कहना है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास करके एससी लोगों का, दलितों का किसी प्रकार का भी हक नहीं है, ऐसा कहना है नरेंद्र चौधरी जी का। देखिए, आप मैं दिखाना चाह रहा हूं ये किसके समय में हो रहा था। जी, ये देखिए, साफ साफ लिखा है, तू चूड़ा है जी, नीचे बैठ। जी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में चल रहा था। ठीक है। हमने लगातार चंडीगढ़ में जी, सफाई बंद करवा दी, जी, काम नहीं होने दिया। जी, एक डीपीआई ने ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जी, और लगातार शहर के अंदर लगातार प्रदर्शन चले जी, और हमने कहा था डीपीआई पर केस दर्ज हो तभी शहर से उठेगा कूड़ा। ठीक है। लगातार प्रदर्शन हम करते रहे, आगे बढ़ते रहे और सरकार की मजबूरी बन गई कि उसको तुरंत यहां से, हमारी दलित रक्षा दल और हमारे समाज की सबसे बड़ी जीत थी। ये लेटर मुझे सरकार ने भेजा है कि हम उसको यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको यहां से हरियाणा ट्रांसफर कराया। वो पूर्व मेयर साहब पूछ रहे हैं मैंने दलित समाज के लिए क्या किया। जी, वो इस प्रदर्शन में कहीं शामिल है, कहीं उनकी फोटो है, वो हमारे साथ इस संघर्ष में चले थे। तो आके मुझसे जवाब दीजिए, बताइए आप कहां थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज, दलित समाज के लिए उन्होंने पूछा है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी, और ये देखिए, लॉयंस कंपनी में लगातार दलित समाज के जो लोग हैं उनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं दी जाती। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 महीने की जब सैलरी नहीं मिली थी तो हम लोग बत्रा थिएटर पर सभी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे थे। हमें मारा गया, हमें घसीटा गया। वो हमारी जीत थी कि 3 महीने की सैलरी 24 घंटे के अंदर डाल दी गई। वो मुझसे पूछना चाहते हैं जी, क्यों ये जो 68 लाख का चुनाव का इशू नहीं था, ये बदनीति से किया गया था। और इसको लेकर विभिन्न दलित संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस इशू को लेकर लगातार दलित समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार जगह जगह पुतले जले, प्रदर्शन हुए, मटकियां फोड़ी गई। तब आज वो कहते हैं लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। लोग तो थक हार के, गुहार लगा के भारतीय जनता पार्टी के समय बैठ चुके हैं। लोग थक चुके हैं। अब जो चंद समाज सेवी हैं वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है। हाथरस में जो हुआ मैंने आपको दिखाया। जी, सोशल वेलफेयर के नाते मैंने लगातार लोगों को चंडीगढ़ के अंदर दलित समाज के लोगों के रोजगार के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए हजारों लोगों को कारपोरेशन से लोन दिलाए, लगातार कैंप चलाए मैंने। वो पूछते हैं मैंने क्या किया। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर ने हमें सम्मानित किया था, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। मंच पे श्रीमती किरण खैर और प्रशासक साहब ने कहा था नरेंद्र चौधरी लगातार डंपिंग ग्राउंड के लिए लोगों को संघर्ष कर रहा है, लगातार हमें चिट्ठियां लिख रहा है। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पर वो
प्लांट का उद्घाटन करने आए, लेकिन वो प्लांट फिर नहीं चला। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो प्लांट फिर नहीं चला। मजबूरन हम लोगों ने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को डंपिंग ग्राउंड को लेकर चिट्ठी लिखी। आज तक इसका कोई जवाब चिट्ठी का नहीं आया और ना ही कोई हमें कार्रवाई की कोई उम्मीद है। लगातार डेट चेंज कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड की। आप पूर्व महापौर रह चुके हैं, आपकी सरकार है। आइए भाई साहब, हम आपके साथ मिलके चलते हैं जी। इसका काम करवाते हैं जी। बीमारियों ने घेरा, सांस फूल रही है लोगों की, लेकिन केंद्र सरकार लगातार डेट पर डेट दे रही है। मैं चंडीगढ़ के रहनुमा सांसद मनीष तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं। इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि किसी भी सांसद ने डंपिंग ग्राउंड की आवाज संसद भवन में नहीं उठाई। जब से उन्होंने आवाज उठाई है तब से मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को डंपिंग ग्राउंड के लिए निर्देश आ रहे हैं और लगातार डेटें मिल रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मनीष तिवारी जी का, जो इस कार्य के लिए कॉलोनी निवासियों के साथ खड़े हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एससी मोर्चा के थे पहले, उनको भी मैं चिट्ठी लिख चुका हूं, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी हमें सरोकार और जवाब नहीं मिल रहा। आपकी बात है, क्योंकि देखिए आपने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि आपने क्या किया समाज के लिए और डड्डू माजरा के लोगों के लिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके डड्डू माजरा के अंदर 2 पूर्व मेयर 68 लाख का नोटिस क्यों खड़ा है? क्यों समाज को हर बार इस चीज का सामना करना पड़ता है? इसके अंदर आप क्या चाहते हैं? ये 68 लाख का नोटिस खत्म हो तो कैसे खत्म हो? समाज के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है इसको कैसे खत्म किया जाए? कैसे समाज के आम जनता को राहत मिले? ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ जो लेटर है जी, ये 2019 में जी हमने ये दिया था। ठीक है। लेकिन ये केस अभी भी जी, जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जी, उनके पर ये केस चल रहे हैं। ठीक है जी। लगातार डेट पे डेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको करना ही नहीं चाहती। ठीक है। मैं पूर्व महापौर जी को कहना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, वो सेक्टर 9 में फाइनेंस सेक्रेटरी के पास वो केस है। जी, आप लगाइए गुहार। आपकी सरकार है, महापौर आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, मिनिस्ट्री आपकी है, और वो जो केंद्र के अधीन आते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वो है। आप गुहार लगाइए। अगर हमारी ये लोग मानते भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारी, तो 2019 से लेके आज जी लगातार 6 साल चल रहे, हमारी सुनते तो वो कर देते, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं आज तक। कि इस लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति और उसका परिवार इसके अंदर घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। चाहे इसमें सच्चे आप हो, कांग्रेस पार्टी है, चाहे सच्चे बीजेपी है, लेकिन इसके अंदर जो आपके समाज के गुरचरण जी हैं, जो वाल्मीकि समाज के जो उस समय के मौजूदा मेयर चेयरमैन थे भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के, लेकिन उनको घसीटा जा रहा है। क्यों नहीं इस पूरा समाज एक होकर इसके ऊपर एक आवाज उठाता? ऐसा है, मैंने आपको ये कटिंग सारी दिखा चुका हूँ। जी, जी, लगातार जी हम लोग धरने, प्रदर्शन, इबन के पुतले फूक चुके हैं, सड़कें जाम कर चुके हैं, हाहाकार मचा चुके हैं जी। लेकिन केंद्र की सरकार है, उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करना तो उसने है ना जी। अगर भाई साहब ये हमने करना होता तो हम कब के करा चुके होते। तो मैं आम जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 68 लाख के नोटिस का जो मुद्दा है, ये चंडीगढ़ से नहीं, ये दिल्ली से खत्म होगा, ऐसा कहना। बिल्कुल दिल्ली। जो लोग इसके अंदर प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे गुरचरण जी को और वाल्मीकि समाज को राहत मिलेगी, वो समय बताएगा। तो मैं नरेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहूंगा कि अब आप लोगों की आगे की रणनीति हर क्या है? सुबह के इंतजार में है दलित समाज की 68 लाख रुपए का जुर्माना कब खत्म होगा। ठीक है जी। सुर्खियां बन चुकी है अखबारों की, धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन कोई कान पे जू नहीं बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ी अपनी मंशा से, चाहे आपको राहुल जी की नीतियां अच्छी लगी। देखिए, मैंने आपकी सुबह वो क्लिप देखी। ठीक है सर।
आज वो तकरीबन मेरे को किसी ने भेजी थी कि नरेंद्र जी ये लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। जी मैंने वो पूरी क्लिप देखी। जी मैंने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव को सुबह में फोन लगाया। ठीक है जी। मैं कहा भाई साहब, आपका एक पूर्व महापौर नेता है जी कि वो इस तरह से बोल रहा है कि नरेंद्र चौधरी को धक्के मारा, जी। क्या ये सच है? वो कहता, उन्होंने कहा मुझे जी कि नरेंद्र जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी जब आप ज्वाइन कर रहे थे जी मैं आपके घर पे आया था जी और अरुण सूद जी लगातार आपको फोन कर रहे थे, रोकने के लिए। वो आपको मिलना चाहते थे। ठीक है जी। लेकिन आपने उस समय हमें कहा कि नहीं, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। जी लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि ये लोग, मुझे मेरे ही भाजपा के जानकार से पता लगा जी कि ये किसी भी समय 4 लोग आके आपको ले जाएंगे और मनाएंगे। ठीक है। और उस समय की बात है, मुझे तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ा, जी। जो मैंने अगली सुबह ज्वाइन करना था। जी ठीक है। तो मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और मैं अपने घर पे भी नहीं सोया। जी मैं बाहर जाके अपने किसी सगे संबंधी के घर जी, पे जी। मैंने वहां रात गुजारी। ठीक है। सुबह सब मित्रों के साथ मिलकर हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। ज्वाइन। एक मिनट मेरी ठीक। बात सुन लीजिए। जी अब ये कह रहा है, श्री राजेश जी कह रहे हैं कि पूर्व महापौर की धक्का मारा। जी बड़ी मजेदार बात है, अगर धक्का मारा जी तो इस धक्के की गूंज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में देखी। जी जी पूरे चंडीगढ़ के अंदर जी अगर इनके कैंडिडेट को जी लीड अगर किसी ने दी है जी। तो वो वार्ड नंबर 26 के लोगों ने दिए। ठीक है। धक्का मुझे नहीं मारा, धक्का हमने उनके कैंडिडेट को मारा वार्ड नंबर 26 से। ठीक है। वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे धक्का मारा? जी धक्का पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा और उनका कैंडिडेट हमने यहां से हरा के भेजा। आज मैं दावे से कहता हूं, मैंने हरा के भेजा। ठीक है। उस धक्के की गूंज, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सुनी। उनको एहसास है अगर नरेंद्र गया है तो हमारी स्वयं वार्ड नंबर 26 से हार हुई है। जी जिस दिन चुनाव की गिनती हो रही थी जी और वार्ड नंबर 26 के रिजल्ट आ रहे थे, मैंने उनको कहते हुए सुना, भाजपा के लोगों को, जी कि यार वार्ड नंबर 26 शुरू तो काबू नहीं आया। जी वो कहते अगर नरेंद्र चौधरी नु मना लेंदे जी शायद उतो असी जित के आ जाए। जी जी ऐसा शायद पूर्व महापौर को नहीं मालूम जी कि मेरे पास रामवीर भट्टी जी मेरे घर पे आए थे, जी अरुण सूद जी लगातार कॉल कर रहे थे जी और ये लोग संपर्क में थे कि नरेंद्र नहीं जाने देगा। जी। रात को मुझे घर से लेके जाने की भी चर्चा चल रही थी। ठीक है। मैं पूर्व महापौर जी से कहूंगा कि एक बार आप रामवीर भट्टी और अरुण सूद जी से बात कर लीजिए, धक्का मारा गया था या आप लोगों ने धक्का खाया है। ठीक। किसी के आने से किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है पार्टी को, व्यक्ति विशेष को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र चौधरी जी ने आज जोरदार बात कही और अपनी बातें स्पष्ट की और अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की और आप इसका निर्णय लेंगे, आप हमें बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से समस्त दलित समाज की ओर से मांग है कि पूर्व महापौर के कार्यकाल के समय 68 लाख रुपए का जो जुर्माना लगा था, कृपया उसे माफ करवा दीजिए। वाल्मीकि समाज बहुत इसको लेकर चिंतित और परेशान है। नमस्कार।